काफ़ी सारे ऐसे लोग ये भी कहते हैं कि इनका कंस्ट्रक्शन में हेल्प एलियंस ने किया, जो कि बहुत ही फजूल बोंगी है। पिरामिड्स ऑफ गिज़ा, अहराम मिस्र का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये आज से 4500 साल पहले तामीर किए गए, पर इनको तामीर करने में 60 साल का अरसा लगा। लेकिन बात यह है इस कंस्ट्रक्शन के मेथड को क्यों सीक्रेट रखा गया, और साइंटिस्ट आज तक ये प्रूव नहीं कर सके एग्जैक्टली कौन सा मेथड यूज़ हुआ इसको कंस्ट्रक्ट करने में। तो इसके ऊपर इजिप्टोलॉजिस्ट रिसर्चर थी कैरा, उन्होंने कहा कि ये उस टाइम के जो किंग थे वो चाहते थे एक ऐसा चीज़ तामीर की जाए जिससे वो प्रूव कर सकें कि वो उस दौर के खुदा हैं और उनका एक दूसरी दुनिया से ताल्लुक़ है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन की और इसके मेथड्स को सीक्रेट रखा गया और किसी के सामने वो मेथड्स आज तक रिवील नहीं हुए। पिरामिड ऑफ गिज़ा को ग्रेनाइट और बाकी दूसरे कीमती पत्थरों से तामीर किया गया, लेकिन साइंटिस्ट आज तक ये आज के दौर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ भी हम प्रॉपरली ग्रेनाइट को नहीं काट सकते। लेकिन उस दौर में इस चीज़ को कैसे पॉसिबल किया गया, आज तक साइंटिस्ट ये बात मालूम नहीं कर सके। तो बेस्ड ऑन रिसर्च साइंटिस्ट कहते हैं जहाँ पे उनको ग्रेफाइट की जो साइड थी, क्वेरी थी, वहाँ पे जाके एक पत्थर के साइड से वो जो है ना सारा मट्टी वगैरह हटा के उसको काट लेते थे। उसके बाद उसको ऊपर उठाने की बजाय उसके साथ वाली मट्टी को हटा के उसको सीधा खींच लेते थे। इस तरीके से एक पत्थर को और पत्थरों से अलग करके काटा जाता था। जब ग्रेनाइट के ब्लॉक्स को पहाड़ों से अलग कर दिया जाता था और उसको कंस्ट्रक्शन साइट पे लाया जाता था, तो उसको एग्जैक्ट कटिंग और उसको प्लेसमेंट कैसे की जाती थी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज तक रिसर्चर्स ने इसका जवाब नहीं दिया। तो पॉसिबली उनका कहना है ये वो पत्थर के ऊपर एक लोहे से उसके अंदर सुराख करते थे, उसके बाद उसके अंदर वुडन डाल देते थे, वुडन के ऊपर वो पानी फिर डालते थे। जैसे ही वुडन एक्सपेंड होता था तो वो पत्थर टूट जाता था। जब वो पत्थर टूटता था तो उसको फिर दोबारा लोहे से जो है ना उसको शेप देते थे और शेप देके उसको फिर आगे ऊपर की तरफ पहुंचाया जाता था। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, इजिप्शियंस अपनी टेक्नोलॉजी को सीक्रेट रखते थे और अपनी कंस्ट्रक्शन मेथड्स को भी सीक्रेट रखते थे। लेकिन वहाँ पे एक मेरर नामी वर्कर था जिसने एक डायरी लिखी, उसका नाम पाइपेरस था। उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जिसमें हमें प्रूव मिलता है वो लीवर पुली प्लेन्स वगैरह की ये ऐसी टेक्नोलॉजी उस टाइम में यूज़ करते थे और फिजिक्स के काफ़ी सारे लॉज से उनको वाकफियत थी। स्टोन की कटिंग के बाद सबसे बड़ा चैलेंज था उन स्टोन्स को कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर मूव कैसे किया जाए। साइंटिस्ट आज तक इस हैरानी में है कि टन्स ऑफ ब्लॉक्स को कैसे ऊपर लेके जाया गया। तो इसके लिए फिर से रिसर्चर्स ये बताते हैं कि रैंप एंड रोप का सिस्टम यूज़ किया होगा और उसका वर्किंग का सिस्टम आगे वीडियो में होगा, आप वो देखिए। तो इन तरीक़ों से पता चलता है कि इजिप्शियन लोग काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे थे और उनको फिज़िक्स और बाकी सारे लॉज का बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज था। तो ये चीज़ें थी तो सिंपल लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और वर्किंग थी। एविडेंसेस से ये शो होता है इजिप्शियन उस टाइम में क्वेरी से कंस्ट्रक्शन साइट तक स्टोन्स को लाने के लिए टैबोगस का यूज़ करते थे। टैबोगस एक स्लेज होता है जो कि राउंडेड होता है, उसको खींच के वो लाते थे। लेकिन इसमें एक सवाल ये उठता है कि इतने ज़्यादा वज़न से वो मिट्टी के अंदर धंस जाता होगा। इसके ऊपर भी उनके पास एक टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि इजिप्शियंस लोग जानते थे वाटर के मेथड से कि अगर वाटर को डाला जाए मिट्टी पर तो वो ज़्यादा वज़न झेल सकती है। तो बहुत सारी एविडेंसेस हमें टॉम से भी मिले, वाल पिक्चर से भी मिले, वहाँ पे भी शो है। वो पिक्चर में मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूँगा कि वो पानी डाल रहे हैं और किस तरीके से जो है ना स्टोन्स को लेके जा रहे हैं। कुछ अर्से पहले तक साइंटिस्ट ये कहते थे कि ये उनकी एक रस्म होगी, लेकिन रिसर्चर्स ने काफ़ी टाइम बाद ये पता लगाया कि ये चीज़ कारआमद थी उनके लिए, ये कोई रस्म वगैरह नहीं थी। इसके अलावा ये मेथड यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम ने भी जो है ना इसके ऊपर रिसर्च की और उन्होंने देखा कि ये चीज़ वाकई कारआमद थी।
ऑयल ट्रैक और नाइल। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ऑयल ट्रैक एक ट्रैक बनाया गया था कोयरी से कंस्ट्रक्शन साइट तक, जिस पे बड़े ब्लॉक्स को लेके आया जाता था, लेकिन उसमें भी वो कहते हैं उनको ट्रेसेस मिले हैं उसमें लिब्रिकेशन के लिए ऑयल और एनिमल फैट को भी यूज़ किया जाता था। इसी तरीके से अगर जो ब्लॉक्स 15 टन या उससे कम के होते थे बस के, उनको बाय नाइल रिवर एक कनास का सिस्टम उन्होंने बनाया था, जिससे वो उनको पैक करके लेके आते थे। काफ़ी सारे साइंटिस्ट इस बात से डिनाई करते हैं कि रैंप एंड रोप का जो मेथड है वो गलत हो सकता है, क्योंकि इतनी ऊपर पॉसिबिलिटी पे लेके जाना और उसके लिए एक पूरा ट्रैक डिज़ाइन करना काफ़ी मुश्किल था उस टाइम तक। उसके बाद एक सवाल ये भी उठता है, जब नाइल खाली हो जाता था तो तब वो 15 टन के पत्थर या उससे कम वाले पत्थर कैसे कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाते थे। तो उसके ऊपर जोसेफ वेस्ट, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियाना से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की और उन्होंने कहा कि ट्रिपल रॉड 4 साइड से लगा के 12 रॉड टोटल हो जाते थे, जो कि उसके ब्लॉक के ऊपर कनेक्ट कर दिए जाते थे बाय रोप्स, और उसको मूवमेंट उसकी आसान हो जाती। एक सिंगल पर्सन भी उस 10 से 15 टन के पत्थर को मूव कर सकता था। ये थी कुछ चीज़ें जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा से रिलेटेड थी, और बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें हैं जो अभी तक साइंटिस्ट जिसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और अभी तक वो चीज़ें प्रूव नहीं कर पा रहे कि उसके ऊपर वर्क कैसे किया गया। तो आने वाले वक्तों में हो सकता है इन चीज़ों के ऊपर प्रॉपर रिसर्च हो जाए और हमें पता चल जाए कि एग्जैक्टली वो कौन से मेथड है जिनके ऊपर इस ग्रेट पिरामिड को बनाया गया। ओल्ड स्टडीज़ में ये शो किया गया कि लाखों की तादाद में वहाँ पे वर्कर्स काम करते होंगे, लेकिन जो रिसेंट स्टडीज़ हुई हैं रिसर्चर्स की, उनमें वो ये कहते हैं कि कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 हज़ार वर्कर्स थे, और वो वर्कर्स कोई स्लेव्स वगैरह नहीं थे, वो एक काबिल वर्कर्स थे जो कि एक हाई स्टेट में रह रहे थे, कि वो एक स्लेव की स्टेट में नहीं थे। ये कुछ बातें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस, बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि उस वक्त में ये चीज़ें कैसे बनाई गई। काफ़ी सारे ऐसे लोग ये भी कहते हैं कि इनका कंस्ट्रक्शन में हेल्प एलियंस ने किया, जो कि बहुत ही फजूल बोंगी है। खैर, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।